नमस्कार, मैं प्राची शंकर हूँ। और मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है। हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और हम अपनी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस की फील्ड में कर रहे हैं। हम अपने प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र निगम को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने का मौका दिया। इस वीडियो में हम आपको 1980 के दशक की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आपने स्कैम 1992 तो देखी ही होगी और उसमें आपने हर्षद मेहता के बारे में जान ही लिया होगा, पर आप उसके दूसरे किरदार मनु मानिक के बारे में नहीं जानते होंगे। मनु मानिक, द ब्लैक कोबरा ऑफ द लाल स्ट्रीट, एक ऐसा नाम जिसे आप स्कैम 1992 सीरीज से याद कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1980 के उस दशक की जब मन्नू मानिक और धीरूभाई अंबानी में घमासान युद्ध हुआ था। जो स्टॉक एक्सचेंज भरे लॉकडाउन में बंद नहीं हुआ, उससे 3 दिन तक इस बैटल की वजह से बंद रहना पड़ा था। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये मनु मानिक थे कौन। मनु मानिक ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एज अ स्टॉक ब्रोकर काम करना शुरू किया। स्टॉक ब्रोकर के रूप में कई साल काम करने के बाद उन्हें मार्केट एनालिसिस का काफी अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हुआ और वे काफी अच्छे खासे प्रॉफिट भी कमाने लगे। मनु मानिक इंडियन शेयर बाजार में इतने ताकतवर शख्सियत बन गए कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनीज के डायरेक्टर भी उनके डिस्क्रिप्शन से बनते थे। वे कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद में एक मिनी स्टॉक एक्सचेंज थे जो अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक को बना या तोड़ भी सकते थे। उनके साथ एक पूरा बियर कार्टेल भी था जो उनकी ऑर्डर्स का पालन करता था और स्टॉक मार्केट में उनकी चाल को इंडिकेट करता था। 1980 के दशक में सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। मनु मानिक इसी चीज का फायदा उठाते थे। वे अपनी बियरिश और शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए मार्केट में हेराफेरी करते थे। आइए समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग और बियरिश एंड बुलिश स्ट्रैटेजी होती क्या। बुलिश मूव। आमतौर पर इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स तब खरीदते हैं जब शेयर्स की कीमत कम होती है और कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस होने का इंतजार करते हैं ताकि कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ सके। जब शेयर की कीमत अपने पीक पर पहुंच जाती है तो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच देते हैं और इस तरह से वे बाजार में प्रॉफिट कमाते हैं और साथ ही साथ कैपिटल गेन्स को बढ़ावा देते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बुलिश स्ट्रैटेजी कहा जाता है। बियरिश मूव। ये स्ट्रैटेजी निराशाजनक दृष्टिकोण पर बेस्ड है। इन्वेस्टर्स उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो पहले से ही बाजार में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जिनकी कीमत गिरने वाली है। ये स्ट्रैटेजी जो इस एनालिसिस पर बेस्ड है कि फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स की कीमत में गिरावट आएगी, यह बियरिश स्ट्रैटेजी कहलाती है। जब शेयर्स की कीमत ज़्यादा होती है तब इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और शेयर्स की कीमत में गिरावट का वेट करते हैं और इस तरीके से इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाते हैं। शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी। शॉर्ट सेलिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर कोई इन्वेस्टर अपने शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करना चाहता है तो वह अपने शेयर्स को ज्यादा कीमत पर बेच सकता है। फिर वह उन शेयर्स की कीमतों पे गिरावट आने का वेट कर सकता है। जब उन शेयर्स की कीमत गिर जाए तब वह अपने शेयर्स वापस खरीद सकता है। ऐसे जो कीमत में डिफरेंस होगा वह उसका प्रॉफिट होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर कोई इन्वेस्टर उन शेयर्स को शॉर्ट सेल करना चाहे जो उसके पास नहीं है तो वह उन शेयर्स के मालिक से उधार लेकर ऐसा कर सकता है। ये 2 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले इन्वेस्टर डेरिवेटिव ऑप्शन को यूज कर सकता है जिसमें वह स्टॉक पर पुट ऑप्शन खरीद सकता है।
1980 के दशक की शुरुआत में यह डेरिवेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। दूसरा तरीका यह था कि अगर कोई इन्वेस्टर के उसके स्टॉक ब्रोकर के साथ अच्छे रिलेशन थे तो वह इन्वेस्टर स्टॉक ब्रोकर से उन शेयर्स को उधार पर भी ले सकता था। बाद की स्ट्रैटेजी ने मनु मानिक को काफी पॉपुलैरिटी दिलाई और इसी की वजह से उनका नाम द ब्लैक कोबरा भी पड़ा। 1980 के टाइम शेयर्स खरीदने के लिए गए क्रेडिट पर 20 से 30% का ब्याज लेना आम बात थी। बुलिश पोजीशन मेंटेन करने के लिए लोग इस बेहद महंगे क्रेडिट का यूज करेंगे और खरीदारी का क्रेज शुरू होगा। इसलिए डिमांड बढ़ने के कारण शेयर्स की कीमत भी बढ़ेगी। इस पूरे टाइम कोबरा इंतजार करेंगे और अटैक करने के लिए तैयार होंगे। एक बार जब शेयर की कीमत बढ़ जाएगी तो मनु मानिक शेयर बाजार में एंटर करेंगे। वह कुछ दिन तक शेयर को कम करते रहेंगे। इसकी वजह से मार्केट में सप्लाई का प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे स्टॉक की सप्लाई बढ़ेगी उसका प्राइस गिरता जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि सारे बुलिश ट्रेडर्स को अपना सारा पैसा गंवाना होगा। आइए अब जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी कौन थे और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे की थी। धीरूभाई अंबानी एक छोटे से शहर और आर्थिक रूप से स्ट्रगलिंग परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बाद में वह भारत के इतिहास के सबसे फेमस बिजनेस टाइकून बन गए। उन्होंने 1966 में पॉलिएस्टर फर्म के रूप में रिलायंस कमर्शियल की स्थापना की। 1973 में इसका नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज रख दिया गया। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली बार स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसकी शेयर वैल्यू 10 रुपये पर शेयर थी। एक साल के अंदर शेयर की वैल्यू 10 रुपये से बढ़कर 50 रुपये तक पहुंच गई, जो कि इसकी इनिशियल वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा थी। रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि धीरूभाई अंबानी अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और कंपनी की ही नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट के बारे में भी सोचते थे। उनका ये मानना था कि अगर इन्वेस्टर्स को खुश नहीं रखा गया तो कंपनी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। वे अपने इन्वेस्टर्स को अपनी फैमिली की तरह मानते थे। जैसे ही रिलायंस के शेयर्स बाजार के बाकी शेयर्स को पछाड़ने लगे, इसने मनु मानिक को परेशान करना शुरू कर दिया। वे किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी नाक के नीचे जनता का नेता बनते नहीं देख सकते थे। वे बस एक सही वक्त की तलाश में थे ताकि अपना डोमिनेंस कायम कर सके और अंबानी को अपने घुटनों पर ला सके। 1982 में रिलायंस का शेयर प्राइस जैसे ही 180 तक पहुंचता है, मनु मानिक और उनका बियर कार्टेल रिलायंस के शेयर्स को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट करते करते रिलायंस का शेयर प्राइस 120 तक गिर जाता है। हालात को समझते हुए धीरूभाई अंबानी ने अपने लेफ्टिनेंट आनंद जैन को इस सिचुएशन से निकलने की जिम्मेदारी दी। आनंद जैन और उनके साथियों ने रिलायंस के शेयर्स खरीदना शुरू किए। फाइनली बियर्स द्वारा बेचे गए 8 लाख से ज्यादा शेयर्स आनंद जैन ने खरीदे। मनु मानिक जितने ज्यादा शेयर्स बेचते जा रहे थे, आनंद जैन ने उनको खरीदना जारी रखा। ऐसे मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप नहीं बन पाया। इसकी वजह से रिलायंस के शेयर्स वापस बढ़ने लगे। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इस समय इस सब के लिए कोई भी भुगतान नहीं कर रहा था, क्योंकि सेटलमेंट डेट 14 दिन आगे थी। अब बियर कार्टेल के पास कोई भी मौका नहीं था। बियर कार्टेल जिन्होंने स्टॉक को शॉर्ट किया था, या तो उन्हें शेयर्स को डिलीवर करना था या उंदा बदला नामक कुछ भुगतान करना था। उस समय बदला सिस्टम चला करता था। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार ये बदला सिस्टम होता क्या है। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट से एक सिक्योरिटी खरीदी, तो आपको उस सेटलमेंट पीरियड पर उस सिक्योरिटी के बदले पैसे देने होंगे। अगर आप उस सेटलमेंट पीरियड पर पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने इंटरमीडियरी से कह के अपनी डील को नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड पर कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। अब सेटलमेंट पीरियड क्या होता है? सेटलमेंट पीरियड स्टॉक एक्सचेंज में एक टाइम पीरियड होता है जिसमें
अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसके बदले पैसे देने होंगे, या फिर शेयर बेचा है तो शेयर्स की डिलीवरी करनी होगी। उस समय सेटलमेंट पीरियड 14 दिन का हुआ करता था। जब आप अपने सेटलमेंट पीरियड को आगे बढ़ाते हैं तो उसे बदला कहा जाता है। बदला एक तरीके का चार्ज या शुल्क है जो आप अपनी सेटलमेंट पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। शॉर्ट सेलिंग के केस में इस चार्ज को ऊंधा बदला कहा जाता है। मनु मानिक के केस में जब सेटलमेंट डेट आई तो उन शेयर्स के बायर्स ने बियर कार्टेल से 25 रुपए के उल्टा बदला की मांग करी। इस बार परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। इसे समझने के लिए कि आखिर वास्तव में क्या हुआ था और फिर हल करने के लिए बीएसई को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। जब मार्केट फिर से खुली तो रिलायंस के शेयर का प्राइस 201 रुपए के पीक पर पहुंच गया था। इसके बाद आखिरकार बियर कार्टेल ने अपने घुटने टेक दिए तथा धीरूभाई अंबानी व आनंद जैन को सभी प्रकार के बकाया धनराशि का भुगतान किया। ये हार मनु मानिक की डिग्निटी के लिए एक सीरियस झटका थी और शेयर बाजार के दिग्गजों जैसे कि धीरूभाई अंबानी के साथ खिलवाड़ ना करने का एक सबक था। हालांकि अंबानी बियर कार्टेल को अपना खेल खेलने दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। वे जानते थे कि स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन उन्होंने कार्टेल के हाथों रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होने से बचाने का फैसला किया। उनकी जीत की सबसे अहम वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बताते हैं कि एक बिजनेस के पास वायबल फ्रेमवर्क और वित्तीय संरचना होती है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1980 की एनुअल रिपोर्ट है। इसके नेट प्रॉफिट को देख के पता चलता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेडी थी। इसका अर्थ ये है कि ये शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न प्राप्त करने में मदद करती थी। इसकी नेट वर्थ भी बढ़ रही थी, जिसका तात्पर्य ये है कि इसके टोटल असेट्स इसके टोटल लायबिलिटीज़ की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहे थे, जो कि एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। ऐसी कंपनियों के शेयर्स की कीमतें आमतौर पर बाहरी कठिन परिस्थितियों का सामना करने में और मध्यम से लंबी अवधि में औसत से अधिक धन उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति धीरूभाई अंबानी ने अपने ही खेल में भालू कार्टेल को हरा दिया और खुद को शेयर बाजार के असली राजा के रूप में स्थापित किया। बियर्स इस बात से अनजान होकर लूडो खेल रहे थे कि इस बार वे चेस मास्टर के साथ खेल रहे हैं, जो कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 कदम आगे सोचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और ज्ञानपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। धन्यवाद।